बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। इस लेक्चर में हम एक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को यूज़ करते हुए एक बीम का एग्ज़ाम्पल करेंगे और बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल्स के करने की जो है वो दो वजह हैं कि लेट्स सपोज़ हमारे पास एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हो कि जिसका एक हिंज फिक्स और एक हिंज या रोलर हो, और इस हिंज या रोलर पे एक बेंडिंग मूवमेंट लगी हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी। हमारे एग्जांपल में हमने 10 ली है और लेंथ भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम क्यों सेलेक्ट किया गया है, इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह जो कि टेक्निकल वजह है, आगे हम एक मेथड पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, अब हम उसकी डिटेल मेथडोलॉजी में तो नहीं जा रहे, लेकिन फिर मैं आपको वहाँ पे याद करवाऊँगा कि हमने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है। यानी उसमें हम कुछ ऐसे करते हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं और फिर एक को अनलॉक करते हैं, ठीक है, और यहाँ से मूवमेंट कैरी करते हैं। फिर दूसरे एंड को जो है वो अनलॉक करते हैं और पहले वाले को लॉक कर देते हैं। कुछ इस किस्म का वो मेथडोलॉजी कुछ इस टाइप की है उसकी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो उसमें यहाँ के जो मूवमेंट होते हैं उसको आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो है कि मतलब अगर एक बीम है, उसका एक एंड हिंज हो या रोलर हो, उसके ऊपर कोई बेंडिंग मूवमेंट लगी हो, ठीक है, तो इसका कितना पोर्शन जो है वो यहाँ आएगा। आंसर मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि इस मूवमेंट का हाफ यहाँ पे कैरी होगा, यानी यहाँ पे 5 किलो न्यूटन मीटर आएगा। और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इसी की डायरेक्शन में, ऐसे ये है तो ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे आएंगे वो आप कर सकते हैं। 10 + 5 15, 15 डिवाइडेड बाई 10, यानी जो नेट अनबैलेंस मूवमेंट है स्ट्रक्चर पे वो 15 आ रहा है, उसको लेंथ पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास एक आर आ जाएगा, यानी ये भी आर होगा, ये भी। अब ये वाला रिएक्शन जो होगा वो ऊपर होगा 1.5 और नीचे जो होगा वो 1.5 आएगा। ये इसका वैसे सोल्यूशन है, ठीक है। इसको अब हम आगे स्लोप डिफ्लेक्शन से करेंगे। बहरहाल दिस इज़ ए सिंपल वे, क्योंकि फिर हम मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे कि यहाँ का हाफ यहाँ पे जो है यहाँ का मूवमेंट जो है वो यहाँ पे हाफ कैरी हो रहा है, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि ये हाफ कैसे कैरी होता है। तो उसके एक प्रूफ के तौर पे हम इसको कर लेते हैं। दूसरी वजह ये है कि देखें, ये हमारे पास फुल फॉर्म है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की, कि जिसमें सपोर्ट की सेटलमेंट भी इन्वॉल्व है, और अगर कोई बीम है, ये एलिमेंट है, इसके ऊपर कोई लोडिंग लगी हो, यानी डायरेक्ट लोडिंग हो, ठीक है, तो उसमें आपका FEM आएगा। अभी हम इन दोनों केसेस को नहीं डिस्कस, हम सिर्फ इस पोर्शन को जो है वो एड्रेस करना चाह रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहले ये हिस्सा, फिर इस हिस्से को इस FEM के साथ कंबाइन करेंगे, और फिर हम FEM प्लस दिस पोर्शन, और फिर साथ में डेल्टा भी, यानी सपोर्ट सेटलमेंट की। तो इस पूरे स्लोप डिफ्लेक्शन को हम 3 स्टेप्स में जो है वो 3 केसेस में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये इसकी दूसरी वजह है। अब आप इस बीम के ऊपर देखें, इसके ऊपर कोई डायरेक्ट लोडिंग नहीं है, ये कोई बेंडिंग मूवमेंट है। और ये कहाँ से आ रहा है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये किसी कैंटिलीवर पोर्शन से आ रहा है, ठीक है। यानी अगर आप इस बीम को ऐसे ले लें, ये एक सपोर्ट है और ये है लोड, आप कुछ भी ले लें, लेट सपोज 2 किलो न्यूटन ले लें, और ये कोई 5 ले लें मीटर, तो 5 2 = 10। तो इसको हमेशा, और स्लोप डिफ्लेक्शन में आपने करना भी यही है कि जब भी कभी कैंटिलीवर का पोर्शन आ जाए, यानी ओवरहैंगिंग का पोर्शन आ जाए, तो उसके लिए आपने मेंबर जो इक्वेशंस होती हैं वो नहीं लिखनी, मेंबर एंड इक्वेशंस, ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन, बल्कि उसको आपने पॉइंट मूवमेंट में कन्वर्ट करना है। सो 5 × 2, तो यानी इस बीम को हम इक्विवेलेंटली ये बीम कह सकते हैं कि दिस इज दिस टाइप ऑफ बीम, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई, आंसर्स का भी हमें पता लग गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप, फाइंड आउट द डीके। क्योंकि आपको मैंने बताया था स्लोप डिफ्लेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट बेस्ड मेथड,
and displacement based method is depending on dk while the force is dependent on ds, degree of static indeterminacy. इसकी dk जो है that is 1 degree. एक तो आपने इसका नाम मतलब वैल्यू लिखनी है और एक वो मेंशन भी करना है कि वो कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट इज इक्वल टू थीटा ए इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी. आपको पता है ये जॉइंट वर्टिकली मूव नहीं कर सकता, हॉरिजेंटली मूव नहीं कर सकता, और ये सपोर्ट हॉरिजेंटली बेंडिंग मूवमेंट हॉरिजेंटल कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ ये पॉइंट रोटेट कर सकता है. तो रोटेशन का मतलब है कि थीटा ए इज़ द अननोन. ठीक है, बेसिक थीटा ए हमारे पास एक अननोन आ गया और हमें एक ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी टू सॉल्व. जिस तरह हमारे पास स्लोप फोर्स में हमें कितनी कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन रिक्वायर्ड होती थी, जितनी हमारी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी होती थी उतनी हम कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन रिक्वायर्ड होती थी. डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस में हमारे पास जितनी डी के होगी तो उतनी हमें इक्विलिब्रियम यानी बेसिकली जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमें उतनी रिक्वायर्ड है. तो ये थोड़ा सा एक मेन डिफरेंस भी है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस का. तो ये आ गया है हमारे पास पूरा जो है वो. तो ये 1 डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेट है. तो ये स्टेप 1 में हमारे पास ए और बी पार्ट यानी दो हिस्सों में हम इसको, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट, तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. अब आपने हमेशा याद रखना है ये वाला जो एंड है और ये एंड, दीज आर द मेंबर एंड्स. ठीक है, और ये जो अभी मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर द जॉइंट एंड्स. ये हमारे पास जॉइंट्स के एंड्स हैं. ठीक है, तो आगे मैं सारे लेक्चर्स में कभी मेंबर एंड कभी जॉइंट एंड यूज़ करूँगा, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉइंट और मेंबर्स को आइसोलेट कर देंगे. अच्छा, ये अब ये जो लेंथ मैंने ड्रॉ की है, दिस इज़ जस्ट ए फिक्शन लेंथ. इसकी लेंथ जो है वो इसकी जो लेंथ है दैट इज़ ज़ीरो. ठीक है, जस्ट टू शो कि ये जॉइंट है. इसकी लेंथ ज़ीरो है. हमने सारी लेंथ यहाँ पे काउंट की है जो कि हमारे क्वेश्चन में 10 मीटर की लेंथ है. ठीक है, ये वाली 10 मीटर की लेंथ है हमारे पास. तो अब हमने सबसे पहले करना है काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई करना है मेंबर एंड्स पे, नॉट के जॉइंट एंड पे. ठीक है, यानी वाइट कलर पे आपने यहाँ पे दोनों डायरेक्शंस में, और इसको आपने क्या, अब जॉइंट एंड पे भी आप इसको ड्रॉ कर दें. जॉइंट एंड हम रेड से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जॉइंट एंड्स पे मूवमेंट को कर देगा. अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक अप्लाइड मूवमेंट भी है क्वेश्चन में जो 10 किलो न्यूटन का है, 10 किलो न्यूटन मीटर. ये तो अप्लाइड मूवमेंट है, ये आ जाएगा आपके पास. फिर यहाँ पे आपने जॉइंट एंड्स पे मूवमेंट, तो मूवमेंट हमेशा यानी या ऐसे होंगे ऊपर की तरफ होंगे या ऐसे. ऐसे नहीं हो सकता कि आप ऐसे एक मूवमेंट करें, यानी एक मूवमेंट आपका ऐसे हो और एक ऐसे. तो दिस इज़ द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मूवमेंट एट ए सेक्शन. ठीक है, या दोनों अपवर्ड होंगे या दोनों डाउनवर्ड होंगे. ये वो जस्ट टू द लेफ्ट और जस्ट टू द राइट का कॉन्सेप्ट है. अच्छा, एक यहाँ पे जब ये तो अब इंटरनल मेंबर के मूवमेंट है, यहाँ पे भी हमारे पास एक मूवमेंट डेवलप्ड होगा जो कि ट्रांसफर्स होगा. बेसिकली इसकी वैल्यू यही होगी और इसको हम एम बी कह देते हैं सिंगल सबस्क्रिप्ट से. जबकि मेंबर एंड मूवमेंट्स को हम हमेशा डबल सबस्क्रिप्ट यानी दो उससे ड्रॉ करेंगे. ये हो जाएगा एम ए बी यानी ए से बी, और ये वाला हो जाएगा एम बी ए. तो ये आपके पास मूवमेंट्स आ गए. ठीक है, ये रेड भी और ये भी, यानी दिस, ये जो दो मूवमेंट्स हैं ये दो नहीं है बल्कि ये किसी सेक्शन पे एक ही मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज नॉट टू डिफरेंट मूवमेंट. तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया. अब हम आगे चलते हैं. हाँ, अब स्टेप 2, नाउ वी विल राइट डाउन द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर ईच मेंबर.
اب ایچ ممبر کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ممبر کے لیے آپ اس کی ایکویشن ڈرا کر دیں. چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہی ممبر ہے تو ہمارے پاس ٹوٹل 2 ایکویشن آئیں گی. یہ آپ کو میں نے پچھلی لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ہر ممبر کے لیے 2 ہوں گی. اگر آپ کے پاس 2 ممبرز ہوں گے تو اس کے لیے 4 ہوں گی. لیٹ سپوز آپ کے پاس کوئی ایسا بیم ہوگا، ایسا بیم، ٹھیک ہے، اس کی ڈی کے بیسیکلی 3 ہوگی. یہ ہم نیکسٹ میں کریں گے. تو اس کے لیے یہ 1 ممبر ہے، یہ 2 ہے. تو پھر اس کے لیے سلوپ ڈیفلیکشن اے بی، یعنی ایک ایم اے بی ہوگا، دوسرا ایم بی اے ہوگا، تیسرا جو ہوگا وہ ایم بی سی ہوگا، اور چوتھا مومنٹ ایم سی بی ہوگا. تو ہر ممبر کے لیے آپ کے پاس 2 ایکویشنز آئیں گی. اب دیکھیں اس پورے اسٹرکچر میں ہم نے وہ 3 ڈیلٹا اور ایف ای ایم کو نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ لوڈنگ نہیں ہے، یعنی کوئی یو ڈی ایل، کوئی پوائنٹ لوڈ، کوئی ٹریپیزائڈل لوڈ، یہ نہیں ہے. تو یہ ہم نیکسٹ سیریز جو لیکچرز ہیں اس میں ہم ان کو کریں گے. فکسڈ مومنٹ کا بھی بتاؤں گا آپ کو. تو یہ اب ہے 2EI/L. L ہمارے پاس 10 ہے، 2 تھیٹا اے پلس تھیٹا بی. ٹھیک ہے، ایم بی اے از اکول ٹو 2EI/10 تھیٹا اے پلس 2 تھیٹا بی. یہاں پہ آپ غور کریں کہ اے جو پہلا ہے تو اس کے تھیٹا کے ساتھ 2 آیا ہے، دوسرے کے ساتھ 1 ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے پاس بی پہلا سبسکرپٹ ہے، بی ہے آپ کے پاس پہلا سبسکرپٹ. تو اس کے تھیٹا کے ساتھ آپ کے پاس 2 آئے گا، دوسرے کے ساتھ 1 آئے گا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نوٹ کریں، اپنے کویسچنز کی طرف غور کریں، تو آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے کہ فکس سپورٹ پہ تو روٹیشن کیا ہوتی ہے؟ 0 ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تھیٹا بی از اکول ٹو 0، وائل تھیٹا اے تو بیسیکلی ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وچ از ان نون. ٹھیک ہے، جبکہ تھیٹا بی آپ کے پاس نون ہے. تو اس ایکویشنز کو اگر ہم وہ کر دیں، لکھ لیں یہاں پہ، اس کو ہم 0 پٹ کر لیں، 0 اور یہ 0 ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ایکویشنز رہ جائے گی وہ کچھ اس ٹائپ کی رہ جائے گی. دس از ناؤ دا فائنل فارم آف دا ایکویشن. یہ ہمارے پاس آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اسٹیپ 2 ہو گیا. اب ہم نے آنا ہے اسٹیپ 3 پہ. اسٹیپ 3 میں ہم نے کیا لکھنی ہے؟ یہ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. اکثر اسٹوڈنٹس یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم نے جوائنٹ ایکویلیبریم ایکویشنز کو لکھنا ہے. جس طرح ہم فورس میتھڈ میں کمپیٹیبلٹی ایکویشن ڈیولپ کرتے تھے، اس طرح ہم ڈسپلیسمنٹ میتھڈ میں جوائنٹ ایکویلیبریم ایکویشنز. اب جوائنٹ کیا ہے اور ممبرز اینڈز کیا ہیں یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں. بہرحال آپ اس طرح، یہ میں ایک کلاؤڈڈ ڈایاگرام ڈرا کر رہا ہوں، یہ جوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو کلاؤڈڈ ڈایاگرام ہے یہ آپ کی جوائنٹس ہیں. اس جوائنٹ کے اندر جتنے بھی مومنٹ ہیں ان کا سمیشن 0 ہے، ان کا سمیشن 0 ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، ہم نارملی سلوپ ڈیفلیکشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کاؤنٹر کلاک وائز پازیٹیو لیتے ہیں اور کلاک وائز نیگیٹو لیتے ہیں. یہاں جوائنٹ ایکویلیبریم ایکویشن آپ جب لکھتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کلاک وائز پازیٹیو لیں یا اینٹی کلاک وائز، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بیسیکلی گلوبل ایکویشنز ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کر دیں گے کہ دیکھیں اس جوائنٹ کے اوپر 2 ہیں، ایک 10 کلو نیوٹن ہے اور ایک ایم اے بی ہے. تو ہم بیسیکلی یہ کہہ دیں گے کہ ایم اے بی از ایکول ٹو 10، یا ایم اے بی مائنس 10 از اکول ٹو 0. تو وہ -10 یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، ان دونوں کا، یعنی بیسیکلی ایم اے بی 10 کے ہی برابر ہوگا. اچھا، یہ اس ایکویشن کو ہم لکھ لیتے ہیں، لیکن ان 2 ایکویشن میں پھر ایک ایکویشن ہمارے کام کی ہوگی اور ایک ایکویشن کو ہم یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں اپنا ان نون موجود ہوگا. وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ جوائنٹ بی پہ آپ دیکھیں تو ایم بی اے بھی ان نون ہے اور ایم بی بھی ان نون ہے. تو یہ والی ایکویشن ہم نہیں یوز کریں گے، ہم یہ والی ایکویشن یوز کریں گے. اب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ ایم بی اے از اکول ٹو ایم بی.
बेसिकली ये हो जाएगा, ठीक है। एम बी ए इज इक्वल टू एम बी, यानी एम बी ए की वैल्यू जो भी आ जाएगी वो एम बी आएगी। और ये आपको मैंने कहा था कि ये आंसर्स 5 ही आएगा, क्योंकि ये 10 है तो हाफ ट्रांसफर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये इक्वेशन हम रख लेते हैं, लेकिन ये हम यूज़ नहीं करेंगे। और बेसिकली स्टेप नंबर 3, these are basically your answers, ये आंसर्स है, या बेसिकली आप कहते हैं कि ये आंसर्स की वेरिफिकेशन का स्टेप है। आप जब सारे मूवमेंट निकाल लेंगे एम ए बी एम बी ए, तो आके इन जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन के साथ उसको चेक करेंगे। तो स्टेप 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप कहते हैं कि एम ए बी इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे आपके पास जो एम ए बी इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब है कि दिस थिंग इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें थीटा ए अननोन होगा, यहाँ से थीटा ए निकालेंगे, यानी स्टेप 3 से आप थीटा ए निकालेंगे। ये याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में सबसे पहले जो आपके पास आउटपुट आता है वो डिस्प्लेसमेंट का आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। फिर आप मेंबर एंड मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर मेंबर एंड शेयर फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं, एंड देन यू ड्रॉ द शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो अब 2EI/10 2 थीटा ए इज इक्वल टू 10 बेसिकली, तो यही हमने लिखा है। सो इक्वेशन 1 बिकम, अच्छा इक्वेशन 1 कौन सी है, इक्वेशन 1 को हम ये वाला कर देंगे कि इफ़ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 बिकम दिस थिंग, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे थीटा ए ये आ जाएगा। अब हम वापस जब भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट मेथड में थीटाज आ जाएं, यानी स्टेप 3 से जब आपके पास कुछ आ जाए आउटपुट, तो आपने उसको वापस बैक जो है वो स्टेप नंबर 2 के इक्वेशंस में पुट करना है, ठीक है। जितनी भी आपने मेंबर एंड इक्वेशंस लिखी होंगी, अभी तो एक मेंबर है तो सिर्फ हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, एम ए बी वही 10 आ गया, तो एम ए बी इज इक्वल टू 10। ये देखें, ये आपको मैंने बताया था कि ये आपके आंसर्स की वेरिफिकेशन है। और एम बी ए इज़ बेसिकली 5 किलो न्यूटन आ गया आपके पास, ठीक है। 25/250, 50/10, 5, तो ये आ गया। और ये भी आपको पता है कि एम ए बी इज इक्वल टू एम बी के बराबर है। तो अब हम ये सारे मूवमेंट्स यहाँ पे लगा देंगे कि दिस इज़ 10, दिस इज़ 5, और चूंकि ये पॉजिटिव आई हैं सारी, ये वाली भी पॉजिटिव आई है, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब है जो हमने स्टार्ट में डायरेक्शंस एज्यूम की हैं, ये एम ए बी और एम बी ए की दे आर करेक्ट, ये है। अब स्टेप नंबर 4, नाउ वी विल फाइंड द मेंबर एंड शेयर फोर्सेस, ठीक है। सो 10 और 5 15, तो ये इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, यानी इस किस्म का 15 किलो न्यूटन मीटर का एक अनबैलेंस मूवमेंट उसके ऊपर। अब ये रिएक्शन जो हैं इनके, ये कपल होगा, और इनका जो है वो भी 15 होना चाहिए, ताकि समीशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो सके। तो उसके लिए जो रिएक्शन डेवलप होगा, एक टेंशन होगा, एक कंप्रेशन होगा। बेसिकली दिस इज़ टेंशन एंड दिस इज़ कंप्रेशन। सपोर्ट पे जो है अगर कॉलम हुए या कोई भी दीवार है, तो ये टेंशन में होगा, ये कंप्रेशन में होगा। तो ये हमारे पास आ गई हैं। अब आप इसको कंबाइन कर सकते हैं कि ये 10 है, ये 5 है, 1.5 एंड 1.5। नाउ वी विल ड्रॉ द शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे 1.5 और स्ट्रेट आएंगे, क्योंकि कोई लोड नहीं है ऊपर, तो ये आपका शेयर फोर्स जो है वो, और ये 1.5 इसको धक्का दे के ऐसे ज़ीरो कर देगा। तो ये ऐसे स्टार्ट और एंड पे ऐसे आप इसको लाजमी मेंशन किया करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, क्योंकि ये इस किस्म की आपको ये यहाँ पे टेंशन अपवर्ड है, ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। तो यहाँ से आप 10 से शुरू करेंगे
اور پھر اس کا ایریا آپ کر دیں گے تو اس کا ایریا بیسیکلی کیا ہے 15 ہے، ٹھیک ہے. تو 15 کو آپ 10 کے ساتھ ایڈ کر دیں گے یعنی -10 کے ساتھ، تو آپ کے پاس کچھ یہ آ جائے گا +5. دس از 5. یہ ڈسٹنس بھی آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. دس از x، دس از 10 - x، ٹھیک ہے. اور سملیرٹی آف ٹرائنگل کو یوز کرتے ہوئے تو یہ آپ کے پاس کچھ آ جائے گا 3.33 فٹ، اور یہ آ جائے گا یہ والا ڈسٹنس جو ہے دس از 6.67. یعنی ادھر آپ نے اوپر ٹینشن میں وہ پرووائڈ کرنا ہے ری انفورسمنٹ. یعنی اگر اس کو میں ایسے 2D میں ڈرا کر دوں اس پورے بیم کو، اس میں اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنیکلی یہاں پہ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے اور اس میں آپ نے یہاں پہ پرووائڈ کرنا ہے. آل دو یعنی یہاں پہ ہم کٹ لگا کے آگے 1-2 بار پرووائڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے یہ رنگز بھی سپورٹ کرنے ہوں گے اس کے اوپر. لیکن یہاں پہ جو مین آئے گی 3-4، یہاں پہ 1-2 کنٹینیو ہوں گے، یہاں پہ 3-4 آئیں گے. تو یہ چیز جو ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ میں ایک ویسے آپ کو جرنل سٹیپس لکھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ آتا ہے وہ آتا ہے ڈسپلیسمنٹ کا، یعنی سلوپ ڈیفلیکشن میتھڈ میں. پھر آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ممبر اینڈس مومنٹس، جو کہ بیسیکلی سٹیپ 2 میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ممبر اینڈ shear forces and then you draw SFD and BMD. So this is all about today lecture. Thank you and Allah Hafiz.